तो जो भी स्टूडेंट्स 2026 में सीबीएसई क्लास 10th हिंदी की परीक्षा देने वाले हैं, ये खास उनके लिए है। आज हम सप्लीमेंट्री बुक कृतिका को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि वो रणनीति जिससे इसमें पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। आज के हमारे सफर में हम सबसे पहले जानेंगे कि कृतिका को गंभीरता से लेना क्यों जरूरी है। फिर परीक्षा का पूरा गेम प्लान समझेंगे। इसके बाद तीनों कहानियों के दिल में उतरकर उनके मुख्य विषय जानेंगे। फिर देखेंगे कि टॉपर्स की तरह जवाब कैसे लिखें और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये कहानियां सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए क्यों अहम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये पतली सी किताब कृतिका आखिर इतनी खास क्यों है? क्या ये सिर्फ कुछ और कहानियां हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसे सिर्फ एक और किताब मानकर किनारे रख देना बहुत आसान है, लेकिन सच तो ये है कि 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए इसका मकसद पूरी तरह बदल चुका है। अब ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए है। देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत अब फोकस सिर्फ कहानी याद करने पर नहीं, बल्कि उसके गहरे मतलब को समझने पर है। लेखक का असल मकसद क्या है, कहानी में कौन सी नैतिक दुविधाएं छिपी हैं, अब आपको सोचना पड़ेगा, और वो भी गहराई से। अच्छा, अब आते हैं उस बात पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है। परीक्षा में कृतिका से आखिर पूछा क्या जाएगा और कैसे? चलिए इसका पूरा ब्लूप्रिंट देखते हैं। 80 नंबर के थ्योरी पेपर में कृतिका के लिए 8 अंक तय किए गए हैं। 3 में से कोई 2 लंबे सवाल करने होंगे और हर सवाल 4 नंबर का होगा। अब ये 8 अंक शायद सुनने में कम लगे, पर असल में यही वो अंक हैं जो आपके स्कोर को 85 से 95 तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, कृतिका सेक्शन सी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इस सेक्शन में पूरी तरह से आपकी साहित्यिक समझ और विश्लेषण करने की क्षमता को परखा जाता है। और ये है सबसे बड़ा गेम चेंजर। पेपर में आधे सवाल ऐसे होंगे जो आपकी रटने की क्षमता को नहीं, बल्कि आपकी समझ और उसे इस्तेमाल करने की काबिलियत को जांचेंगे। मतलब साफ है, गाइड से जवाब रटकर अब काम नहीं चलने वाला। और ये रही वो जानकारी जो आपकी तैयारी को बहुत आसान बना देगी। 2 चैप्टर्स, जॉर्ज पंचम की नाक और एहिठैया झुलनी, सिलेबस से हटा दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब आपको अपनी पूरी एनर्जी बस इन 3 कहानियों पर लगानी है, माता का आंचल, साना साना हाथ जोली और मैं क्यों लिखता हूँ। तो चलिए अब इन तीनों कहानियों के संसार में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और उनके मुख्य विचारों को समझते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के सवाल इन्हीं विचारों के इर्द गिर्द बुने जाएंगे। ये कहानी हमें करीब करीब 100 साल पीछे ले जाती है, 1930 के दशक के बिहार के गांव में। ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये उस दौर के भोलेपन और रिश्तों की मासूमियत का एक जीता जागता दस्तावेज है। इस कहानी का निचोड़ बस इतना है कि बच्चा दिन भर अपने पिता के साथ खेलता है, उन्हीं के साथ खाता पीता सोता है, लेकिन जब उसे डर लगता है, जब उसे चोट लगती है, तो उसे असली सुकून और सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ माँ के आंचल में ही मिलती है। यही इस कहानी का दिल है। अब बिहार के गांव से हम सीधे चलते हैं सिक्किम के खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों में। ये एक ट्रैवलॉग है, यानी एक यात्रा कहानी जो हमें आंखों देखी सुंदरता और उसके पीछे छिपी हुई कठोर मेहनत और मुश्किलों को एक साथ दिखाती है। ये पार्ट एक बहुत बड़ा विरोधाभास हमारे सामने रखता है। एक तरफ जन्नत जैसी खूबसूरती है और दूसरी तरफ उन पहाड़ी रास्तों को बनाने वाले लोगों की पत्थर तोड़ मेहनत और जान का जोखिम। लेखिका हमें सिखाती हैं कि सुंदरता को सराहने के साथ साथ उसकी कीमत को भी महसूस करना जरूरी है। और आखिर में एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक पाठ। ध्यान दीजिए, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि लेखक के मन की एक यात्रा है जो इस बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढती है कि कोई इंसान लिखता ही क्यों है, लिखने की असली वजह क्या होती है। लेखक यहाँ 2 बहुत ही जरूरी शब्दों का फर्क समझाते हैं, अनुभव और अनुभूति। हिरोशिमा जाकर बमबारी के बारे में जानना या पढ़ना अनुभव था, लेकिन जब लेखक ने एक पत्थर पर एक इंसान की जली हुई छाया देखी, तो उस दर्द को अपने अंदर महसूस करना अनुभूति थी। और लेखक कहते हैं कि असली कला, असली लेखन इसी गहरी अनुभूति से पैदा होता है, सिर्फ बाहरी जानकारी या अनुभव से नहीं। तो अब हम कहानियों के मूल भाव को समझ चुके हैं, लेकिन अगला कदम क्या है? इस ज्ञान को अंकों में बदलना।
तो चलिए अब देखते हैं कि टॉपर्स अपने जवाबों को ऐसा क्या खास तरीके से लिखते हैं कि उन्हें पूरे नंबर मिलते हैं। ये बात गांठ बांध लीजिए। एग्जामिनर को कहानी पहले से पता है। वो ये देखना चाहते हैं कि आपने उसे पेश कैसे किया है। आपका लिखने का तरीका ही एक अच्छे और एक औसत उत्तर के बीच का फर्क तय करता है। एक बेहतरीन जवाब का ढांचा हमेशा यही होता है। एक छोटी सी भूमिका से शुरू करें जिसमें पाठ और लेखक का नाम हो, फिर बीच के हिस्से में कहानी से उदाहरण देकर अपनी बात को साबित करें और अंत में एक मजबूत निष्कर्ष के साथ अपना जवाब खत्म करें। और हाँ, शब्द सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 100 से 20 शब्दों का मतलब है न बहुत कम न बहुत ज्यादा। टू द पॉइंट, सटीक और असरदार जवाब लिखना ही असल कला है। और ये हैं वो कुछ आम गलतियां जिनसे हमें हर हाल में बचना है। स्पेलिंग की गलतियां, लेखक का नाम भूल जाना या सिर्फ कहानी का सार लिख देना, ये सब आपके नंबर कटवाते हैं। और हाँ, पेपर शुरू होने से पहले मिलने वाले 15 मिनट के रीडिंग टाइम का सही इस्तेमाल पूरे पेपर की दिशा तय कर सकता है। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ये सब कुछ सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। इन कहानियों को पढ़ने का एक बहुत बड़ा और गहरा मकसद भी है। असल में कृतिका की ये कहानियाँ हमें देश के अलग अलग कोनों से मिलाती हैं, हमें समाज की सच्चाइयों पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं और दूसरों के दर्द को महसूस करना सिखाती हैं। ये वो हुनर है जो किसी भी डिग्री से ज़्यादा कीमती हैं और जिंदगी भर हमारे काम आते हैं। तो अंत में बस यही सवाल बचता है, क्या साहित्य सिर्फ बीती हुई कहानियां हैं या ये आज भी हमारे जीने का नज़रिया बदलने की ताकत रखता है? मुझे लगता है ये कहानियां इसी सवाल का जवाब खोजने की एक दावत है।